नमस्कार दोस्तों, मैं रमनजीत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासरूम में। इस वीडियो में हम 12वीं क्लास की ज्योग्राफी का तीसरे अध्याय का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं और ये हमारा आखिरी पार्ट है। अध्याय का नाम हमारा जनसंख्या संगठन है। इसकी पहली वीडियो में हम जनसंख्या संगठन को हम समझ चुके हैं कि आखिर जनसंख्या संगठन है क्या और जनसंख्या हमारी जो जनसंख्या है वो किस प्रकार से विभिन्न विविधताओं से मिलकर बनी है। और उसमें हम देख चुके हैं, लिंग अनुपात के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं और जानकारी हासिल कर चुके हैं जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना किस प्रकार से बनी हुई है। तो हम इसके बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा तो समझ में आएगा। जो अब हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हमें देखना है आयु लिंग पिरामिड। पिरामिड क्या होता है कि प्राचीन काल में मिस्र में इस प्रकार के तिकोने टाइप के भवन पाए जाते थे, उसी को पिरामिड कहते हैं। मतलब एक तरीके से तिकोना, तो इसी के हम कहेंगे पिरामिड। ठीक है। आयु लिंग पिरामिड में हमें जानना है, अभी धीरे धीरे हम जानेंगे क्या है आयु लिंग पिरामिड में। हमें मुख्यतः जानना क्या है, हमें यह जानना है कि अलग अलग उम्र में कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं। 5 साल की उम्र में कितनी महिलाएं हैं, 5 साल की उम्र में कितने पुरुष हैं, 13 से 18 साल की उम्र में कितनी महिलाएं हैं, 13 से 18 साल की उम्र में कितने पुरुष हैं। मतलब कि हमें यही जानना मुख्यतः कि अलग अलग आयु संरचना में कितने स्त्री और कितने पुरुष है। बस यही हमें जानना है इस पिरामिड की मदद से। ठीक है। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्री व पुरुषों की संख्या से है। जो मैंने बात बताई वही चीज है। मतलब कि हमें जनसंख्या की आयु लिंग संरचना में हमें जानना है कि कितनी अलग अलग उम्र में स्त्री और पुरुषों की कितनी संख्या है। जनसंख्या पिरामिड क्या है? अब जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। मतलब कि जो हमें जानना है अलग अलग आयु वर्ग में कितने स्त्री पुरुष हैं, उसको हम किस प्रकार से जान सकते हैं? उसको हम जान सकते हैं जनसंख्या पिरामिड के माध्यम से। कैसे जान सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहला पिरामिड देखो, पहले तो ये मैं आपको समझाऊं, विस्तारित होती जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या, हास्यमान जनसंख्या। इससे पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि ये जो डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है उसमें देखो, सबसे पहले तो ये इस टाइप से बनाया गया है, एक्स वाई वाई जेड जो भी है। ठीक है। इस एरिया में हमने लिखा है आयु वर्ग। ठीक, आयु वर्ग। और फिर यहां पे लिखा हमने जो नीचे साइड में, छोड़ो ये, इसी में आप देखिए, इसमें देखो हमने ये 2 अक्ष बना दिए। एक तरफ बनाया आयु वर्ग, दूसरी तरफ बनाया जनसंख्या प्रतिशत में, और इधर बनाया हमने बीच में एक लाइन खींच दी। इसकी तरफ लेफ्ट साइड में है पुरुष और राइट साइड में है स्त्री। बुक्स में देख लीजिएगा, थोड़ा गलत हो सकता है तो बता दीजिएगा, नहीं गलत नहीं है। ठीक है। तो अब बुक्स में आपका डायग्राम अच्छे से दे रखा है। ठीक है। अब हमने क्या करा कि जनसंख्या हमारा इधर पुरुषों की जनसंख्या है, इधर स्त्रियों की जनसंख्या है, और साथ साथ में हमने ये देख दिया, यहाँ पे ये उम्र डाल दी। लिखा नहीं है, शॉर्टकट में लिखा है। यहां से हमने उम्र डाली है 0 से 5, 5 से 10, या फिर हमने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से उम्र डाल दी। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर हम देखते हैं आगे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर पाई जा रही है? 0 से 10 वाले में पाई जा रही है। यानी कि बच्चों की संख्या स्त्रियों में भी ज्यादा है और स्त्रियों में, पुरुषों में भी ज्यादा है और स्त्रियों में भी ज्यादा है। ठीक है। लेकिन हम जैसे ही थोड़ा ऊपर जाएंगे, थोड़ी संख्या कम हुई, थोड़ी संख्या कम हुई, और जहां पे बुजुर्गों की संख्या पर आते आते हम बोलेंगे कि भाई बुजुर्गों की संख्या तो बहुत कम है, प्रतिशत में बच्चों की जनसंख्या ज्यादा है। अब उसी प्रकार ये विस्तारित होती जनसंख्या देखिए, इसमें क्या है कि बच्चों की संख्या बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? बच्चों की संख्या बढ़ रही है। तो इससे क्या हो रहा है? विस्तारित हो रही है जनसंख्या, जनसंख्या फैल रही है। भले ही बुजुर्गों की संख्या कम है, लेकिन आने वाले टाइम पर जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है। दूसरा देखिए, स्थिर मतलब कि जो रुकी हुई है, ना बढ़ रही है ना घट रही है। ठीक, उसमें आप देखेंगे कि पुरुष यहां पर है, स्त्री यहां पर है। देखिए यहां पर देखिए आप, बच्चों की संख्या ज्यादा फैल नहीं रही, वो इतनी है, बल्कि 0 से 10 के बीच में ज्यादा है और ऊपर से ज्यादा है।
ऊपर सॉरी 0 से 10 के बीच में कम है, ऊपर ज्यादा, फिर आप देखो धीरे 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 कम दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये जो डायग्राम है वो नीचे तक फैला है, चौड़ा है, और यहाँ पर कम है और ये जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, स्थिर जनसंख्या, मतलब कि यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा बढ़ नहीं रही। अब हास्यमान जनसंख्या मतलब कि जहां पे जनसंख्या घट रही है, जहां पे जनसंख्या लगातार घट रही है, उसमें आप देखेंगे हास्यमान जनसंख्या में, देखो यहाँ पर ये है बच्चों की संख्या को, यहाँ पर ये कम है, ये देखो ये जो मैंने डायग्राम बनाया, यहाँ पे बच्चों की संख्या कम है और बुजुर्गों की संख्या, कार्यशील जनसंख्या ज्यादा होती जा रही है। तो इससे क्या पता चला आपको कि जनसंख्या के 3 टाइप के पिरामिड बनेंगे, एक विस्तारित होती जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या और हास्यमान जनसंख्या। अब विस्तारित होती जनसंख्या जहां पे बच्चों की जनसंख्या ज्यादा है, स्त्री और पुरुषों दोनों में ज्यादा है, वो कौन से देश हैं, बांग्लादेश है, नाइजीरिया है, मैक्सिको है और विकासशील देश है जहां पे जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। स्थिर जनसंख्या जहां पे जनसंख्या रुकी हुई है, बढ़ भी नहीं रही घट भी नहीं रही, तो वो कौन से देश है, ऑस्ट्रेलिया। हास्यमान जनसंख्या कौन सी है, जहां पे बच्चों की संख्या कम है, बुजुर्गों की संख्या ज्यादा हो चुकी है, वो है जापान, ठीक है। आपने कोरोना काल में एक बात देखी होगी कि जो सबसे ज्यादा डेथ हुई थी वो हुई थी इटली में। इटली में क्यों हुई थी, क्योंकि वहां पे बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है, ठीक है, वहां पे बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। तो ज्यादातर एरिया जो कोरोना ने जिस एज ग्रुप को अफेक्ट किया था वो बुजुर्गों को ज्यादा किया था, ठीक है। तो इसलिए वहां पे ज्यादा डेथ होने का कारण यही था। तो मतलब कि हास्यमान जनसंख्या कहां पर है, जापान में। अब दूसरी बात आती है, एक नया टॉपिक छोटा सा है, वृद्ध होती जनसंख्या। वृद्ध होती जनसंख्या मतलब कि हास्यमान जनसंख्या से ही है, जहां पर बच्चों की संख्या कम होती है, जिस देश में बच्चों की संख्या कम होती है और जहां पर बुजुर्गों की संख्या ज्यादा होती है, वो क्या होता है, वृद्ध होती जनसंख्या। देखोगे आप यहाँ पे बच्चों की संख्या कम है और धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो बुजुर्गों की संख्या ज्यादा होती है। तो ये चिंता का विषय होता है, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी बहुत कम संख्या में पाई जाएगी, ठीक। अब एक दूसरा टॉपिक जो है वो छोटा सा टॉपिक है, ग्रामीण नगरीय संगठन। मतलब कि जनसंख्या को हम ग्रामीण और नगरों के आधार पर भी, उनके निवास स्थान के आधार पर भी बांट सकते हैं। गांव में कौन होते हैं, जो प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं, पशुपालन करते हैं, पशुपालन हो गया, खेती बाड़ी हो गया, मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन करते हैं और शिकार वगैरह करने लग गए, तो ये ग्राम और प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़े और अन्य क्रियाकलाप हैं वो करते हैं। यानी कि जो खेती और खेती से जुड़े क्रियाकलाप करते हैं वो लोग जो गांव में रहते हैं उनको ग्रामीण जनसंख्या कहेंगे, ठीक है। और जो खेती के अलावा दूसरे फैक्ट्रियों में काम करते हैं, टीचर बने हुए सेवा सेक्टर में काम कर रहे हैं, फलों को बेच रहे हैं, सब्जी लगा रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, जो भी है, तो वो कौन से क्षेत्र में आएंगे, नगरीय क्रियाकलाप में आएंगे। तो हम अब इस जनसंख्या को 2 भागों में बांट सकते हैं, निवास के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं, एक ग्रामीण जनसंख्या, एक नगरीय जनसंख्या। क्यों बांट सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण कल्चर अलग होता है और नगरीय कल्चर अलग होता है, काफी हद तक होता है। आप गांव में जाके देखिएगा और नगरों में आप हैं तो आप नगरों में जाके देखिएगा, सॉरी गांव में जाके देख, अगर आप नगर के निवासी हैं तो आप गांव में जाके देखिएगा, अगर आप शहर के गांव के निवासी हैं तो आप शहरों में आके देखिएगा, तो आपको कल्चर अलग अलग दिखाई देगा, देखा ही होगा, क्या देखना, ठीक है। तो ये हम इसीलिए हम जनसंख्या को इस आधार पर भी बांट सकते हैं। एक जो छोटा सा टॉपिक है महिलाओं का प्रवास, ये हटकर टॉपिक है कि महिलाएं किस प्रकार से प्रवास करती है। देखो जो विकसित देश हैं जैसे यूरोप हो गया, कनाडा हो गया, यूरोप तो महाद्वीप है, यूरोप के देश हो गए फ्रांस, इंग्लैंड, नॉर्वे, ये सब हो गए। तो यूरोप, यूएसए और कनाडा, यहाँ पर क्या है कि जो नगर हैं वहां पर रोजगार ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, वहां पर रोजगार ज्यादा पाया जाता है। तो महिलाओं का प्रवास, महिलाएं कहां जाएंगी, रोजगार की तरफ जाएंगी। अब वहां पर क्यों जाएंगी, क्योंकि उनको रोजगार है, सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन वहां की एक खास बात क्या है कि जो वहां पे खेती बाड़ी की जाती है वहां पे बड़ी बड़ी मशीनों से की जाती है, और वो बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा और यंत्रीकृत खेती होने के कारण वहां पर जो खेती बाड़ी है वो पुरुष प्रधान है, वहां पे पुरुषों को ज्यादा खेती बाड़ी करने के लिए योग्य समझा जाता है। तो ज्यादातर पुरुष जो है वो गांव में रहते हैं और नगरों में महिलाएं ज्यादा रहती है। बल्कि एशिया में उल्टा है, एशिया में क्या है कि नगरों में रोजगार के अवसर ज्यादा है, ठीक है, और वहां पर जो खेती की जाती है अपने एशिया में, भारत में गांव देहात में जो खेती की जाती है वहां पे बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग होता नहीं है, तो महिलाएं भी अच्छे से काम कर सकती है, ठीक है। ऐसा हमारी सामाजिक व्यवस्था के कारण ही है, ठीक है। तो वहां पर खेती बाड़ी महिलाएं कर सकती है। जो महिलाएं खेती बाड़ी कर सकती हैं तो वो महिलाएं कहाँ रहेंगी, गांव में रहेंगी, और
पुरुष क्या आएंगे दूसरा रोजगार ढूंढने के लिए शहरों में आ जाएंगे। तो उल्टा ये महिलाओं का प्रवास है, और विवाह के दौरान तो प्रवास हो ही जाता महिलाओं का। ठीक, ये छोटा सा एक टॉपिक था। अब एक है दूसरा है साक्षरता। यहां से कहीं क्वेश्चन नहीं आने वाला, मुश्किल ही आएगा, आप मान के चलो नहीं आएगा। ठीक, जो क्वेश्चन आ सकता है वो यहां से आ सकता है। विस्तारित होती जनसंख्या का पिरामिड बताइए, स्थिर जनसंख्या पिरामिड बताइए, बढ़िया है टॉपिक है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी, क्वेश्चन नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे स्किप मार दें, बहुत जरूरी है ये समझना। ठीक, अब है साक्षरता। साक्षरता है क्या? साक्षरता मतलब कि है कोई भी इंसान 7 साल की उम्र के हिसाब से बड़ा इंसान, कोई भी इंसान जो साधारण वाक्य को पढ़ सकता है, लिख सकता है, छोटा मोटा अंक गणित का जोड़ घटाव कर सकता है, वो साक्षर माना जाता है। ठीक है, और जो जहां पर जिस देश की जनसंख्या में साक्षर लोग ज्यादा होंगे वो देश उतना तरक्कीशील माना जाता है और विकसित देश माना जाता है। ठीक है, ये जरूरी है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास भी उसका उसी से होता है। इसीलिए हर एक देश अपने नागरिकों को, अपने बच्चों को, अपने नागरिकों की बच्चों की पीढ़ी को पढ़ाने के लिए निवेश करता है, शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश करता है। तो साक्षरता बहुत जरूरी है क्योंकि यह सामाजिक और आर्थिक उन्नति को दर्शाता है। भारत में जो साक्षरता दर मानी जाती है कि साक्षर किसे माना जाए, भारत में 7 वर्ष से ज्यादा उम्र का कोई भी जनसंख्या का प्रतिशत जो पढ़ लिख सकता है और जोड़ घटाव कर सकता है, ये साक्षरता माना जाता है। तो साक्षरता का नॉर्मल था, ये विषय था। अब है व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना जो हमने पहले टॉपिक पढ़ा था, पहली वीडियो में, उसमें हमने पढ़ा था आयु संरचना। इसमें हमें पढ़ना है व्यवसायिक संरचना कि जो भारत में जो जनसंख्या को अगर उनके व्यवसाय के आधार पर बांटा जाए, भारत में विश्व में जनसंख्या को उनके व्यवसाय के, उनके रोजगार के आधार पर बांटा जाए तो किस प्रकार से बांटा जा सकता है। देखो ये एक हमारा एक अलग टॉपिक है जो कि हम चौथा 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था, तो उसको हम जानेंगे। लेकिन आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूं कि मुख्यतः जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं, जो हम आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं जिनसे हम पैसा कमाते हैं, रोजगार में हम संलग्न रहते हैं, पैसा कमाते हैं और भरण पोषण करते हैं, उसको हम मुख्यतः 3 प्रकार से क्रियाकलापों में बांट सकते हैं। एक है प्राथमिक यानी फर्स्ट, ये द्वितीयक सेकंड, और ये थर्ड। ठीक है, प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या आता है? खेती बाड़ी आ गया, पशुपालन आ गया। द्वितीय क्रियाकलाप में क्या गया? उद्योग वगैरह हो गया। तृतीय क्रियाकलाप में क्या हो गया? परिवहन हो गया, सेवा हो गया, टीचिंग हो गया, सारा का सारा क्रियाकलाप आ गया। तो हम जनसंख्या को इन 3 भागों में भी बांट सकते हैं। ठीक, और ये जनसंख्या कौन सी जनसंख्या? कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या कौन सी है? 15 से 59 जनसंख्या। तो ये हमारा एक छोटा सा चैप्टर था जो खत्म हो चुका है। कुछ ज्यादा इतना हवा नहीं था, कई बार हवा लगता है, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जरूरी ये है कि हम उसे एक बार समझें। वीडियो देखा है, वीडियो देखिए, और वीडियो को देखने के बाद रिक्वेस्ट है अपनी पाठ्य पुस्तक को जरूर देखें वीडियो देखने के साथ साथ। ठीक है, और अगर कुछ जैसे कि नोट्स अभी नहीं है, लेकिन आप फ्यूचर में आपको नोट्स जरूर दिए जाएंगे। लेकिन जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ वो एक तरीके से नोट्स हैं। अगर फ्यूचर में नोट्स मिलता है तो यही नोट्स आपको मिलेगा, तो कुछ अलग नहीं मिलेगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, तो अपने पास एक कॉपी जरूर रखें अलग से, और जो भी बोर्ड पर लिखा गया है उसे जरूर लिखें। जो एग्जाम्पल के थ्रू मैं दे रहा हूँ, जो बोर्ड पर नहीं लिखा है उसको उस एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको समझ में आ रहा है तो नोट करके लिख दे ताकि याद रहे। ठीक है, क्योंकि आपका पाठ्य पुस्तक, आपका कॉपी है, वो कोई और नहीं देखने वाला। जिस तरीके समझ में आना है समझें। ठीक है, मजाक के समझ में आता तो मजाक करके समझें, लेकिन एक बात ध्यान रख लें, वीडियो के साथ साथ अपनी पाठ्य पुस्तक को जरूर देखें, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन भी आपकी पाठ्य पुस्तक से आता। क्या होता है, हो सकता है कि क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और वो थोड़ा बहुत स्किप हो जाता है, क्या पता मेरी तरफ से कोई स्किप हो जाए, क्योंकि आपको तो क्रॉस करना 90+, और 90+ लाने के लिए एक नंबर ध्यान में देना पड़ेगा। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक को जरूर देखें और नोटबुक बनाए रखें, और जिस तरीके समझ में आ रहा है उस तरीके समझें। जो बोर्ड पर समझाया जा रहा है उसे नोट डाउन जरूर करें। अगर कोई फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें, रिप्लाई उसका जरूर देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, जल्दी नई वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।